के पहलुओं को जानना बेहद जरूरी है। बात 15वीं ईस्वी के आसपास की है। बाबर हिंदुस्तान फतेह करने के लिए अपने लश्कर के साथ निकला था। हिंदुस्तान को फतेह करने का उसका लक्ष्य काफी बड़ा। इसके लिए उसने अपने पीछे काफी बड़ी फौज संगठित की थी। बाबर सिर्फ हिंदुस्तान पर ही कब्जा जमाना नहीं चाहता था, वो अपने गृह क्षेत्र पर भी अपने वर्चस्व को जमाए रखना चाहता था। माना जाता है कि बाबर काबुल से कूचकर कई दिनों के लंबे सफर के बाद अपने लश्कर के साथ झेलम नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब। आराम करने के बाद बाबर हिंदुस्तान में प्रवेश करने में सफल रहा। बाबर हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद कई रियासतों पर कब्जा कर चुका था। वो अपने देखे सपने को पूरा करने के लिए हर युद्ध लड़ने को तैयार था। गुजरते समय के साथ ही बाबर कई रियासतें जीतता गया और आखिर में उसने दिल्ली में अपनी बादशाहत कायम कर ली। बाबर है वो आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के बाद उसने बयाना पर अधिकार किया और फतेहपुर सीकरी में आकर अपना डेरा जमा लिया। कम वक्त में ही बाबर ने दिल्ली में अपनी बादशाहत जमा ली थी, लेकिन भविष्य में बाबर का मुकाबला उस वक्त के सबसे बड़े योद्धा राणा सांगा से होना था। राणा सांगा को संग्राम सिंह के भी नाम से जाना जाता है। वो राणा येमल के पुत्र थे। अपने शासनकाल में वो दिल्ली, मालवा और गुजरात पर चढ़ाई कर चुके थे। माना जाता है कि उस दौर में भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो राणा सांगा से युद्ध में लोहा ले पाए। बहरहाल दिल्ली में बाबर का काबिज होना राणा सांगा के लिए एक बुरा संकेत था। असल में राणा सांगा अफगानों की सत्ता समाप्त कर दिल्ली में राजपूतों का शासन लाना चाहते थे। उधर जो राणा सांगा थे वो रणथंभौर थे उस समय, और रणथंभौर के 100 गांवों पर कब्जा करके वो बयाना की तरफ बढ़े और बयाना आकर उन्होंने बयाना के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। वहीं बाबर समूचे भारत में अपना कब्जा जमाने का ख्वाब देख रहा था। इस लिहाज से दोनों योद्धाओं के लिए अपने वर्चस्व को कायम रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हिंदुस्तान में अपने शासन को जिंदा रखने और खुद को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए बाबर की फौज किसी न किसी राज्य में आक्रमण करते हुए वहां अपना कब्जा जमा लेती। इस तरह बाबर की जीत की भूख बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए कोई अन्य शासक उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इधर राणा सांगा समझते थे कि बाबर भी दूसरे अफगान शासकों की तरह हिंदुस्तान में लूटपाट को अंजाम देकर दिल्ली से वापस चला जाएगा और बाद में वो दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये सच नहीं था। राणा सांगा को जल्द ही पता चल गया कि बाबर जल्दी हिंदुस्तान नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ बाबर की क्रूरती जा रही थी। उसने कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर रियासत पर अपना वर्चस्व जमा लिया था, जबकि ये रियासतें राणा सांगा के साम्राज्य के अधीन आती थी। खैर, जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान से खदेड़ने का फैसला ले लिया। 17 मार्च 1527 का वो दिन इतिहास के पन्नों में उस तारीख के तौर पर दर्ज है जहां दोनों खानवा में भिड़ गए। बाबर है वो फतेहपुर सीकरी से खानवा की तरफ बढ़े और उधर जो राणा सांगा है वो बयाना से भुसावर के रास्ते से होते हुए खानवा के मैदान में आकर 17 मार्च 1527 को इकट्ठे हुए। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ हसन सिंह मेवाती, मेदनी राय चंदेरी और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दे रहा था और साथ ही 40 योद्धा राणा सांगा के साथ डटे हुए थे। राणा सांगा के साथ जिन जिन वीर योद्धाओं ने खानवा के इस युद्ध में भाग लिया उनकी जानकारी इस शिलालेख पर है। हम आपको बताते हैं कि महाराणा सांगा 13 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा पहुंचे। राणा की सेना में अलवर के राजा हसन खां मेवाती, ईडर के भारमल, मेड़ता के वीरमदेव और रतन सिंह, चंदेरी के मेदनी राय, कई शासक ऐसे थे जो इस युद्ध में राणा सांगा का साथ देने आए थे, जिन्होंने यहाँ वीरगति प्राप्त की। राणा सांगा की फौज का मुकाबला करने के लिए बाबर अपने लश्कर के साथ फतेहपुर सीकरी के पास गांव खानवा पहुंचा। वहां राणा सांगा और उनके अन्य सहयोगी शासक बाबर के इंतजार में थे और यही हुआ खानवा का युद्ध। देवेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब तक भारत की जमीन पर युद्ध का तरीका खून पसीने के आपस में टकराने का था।
भारत में युद्ध तलवारों, भालों और तीर कमान से लड़े जाते थे। धातु से टकराने की आवाज ही रणभूमि का एहसास कराती थी। लेकिन इस युद्ध में बात आमना सामना करने की रही ही नहीं। बाबर के तोपखाने में युद्ध का नक्शा बदल दिया गया और भारत के शासकों और रजवाड़ों को मजबूर होना पड़ा कि वो अब तोपखानों और बारूद के बारे में सोचना शुरू करें। भरतपुर धौलपुर रोड पर रूपवास के पास गांव खानवा, जहां 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध लड़ा गया। भरतपुर धौलपुर मार्ग पर स्थित छोटा सा गांव खानवा इतिहास में बड़ा ही स्थान रखता है, क्योंकि यह वही खानवा है जहां राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ। ये मैदान पहली बार युद्ध में इस्तेमाल की गई तकनीक का भी गवाह रहा। बाबर ने तोपखाने और बंदूकों के बल पर 10 घंटे में राणा सांगा की सेना को हराया। राणा सांगा और बाबर के बीच 490 साल पहले 17 मार्च 1527 को हुए इस युद्ध में जिस तरह सैनिक खेत हुए, वह यह बताता है कि कितना गंभीर यह युद्ध हुआ होगा। लेकिन नई तकनीक के इस्तेमाल के चलते बाबर ने इस युद्ध को मैच 10 घंटे में जीत लिया और राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में हुई तबाही के निशान 490 साल बाद भी आज भी पहाड़ियों पर मौजूद है। तोपखाने और बंदूकों ने पहाड़ियों को छलनी कर दिया था। राणा सांगा और बाबर के बीच 17 मार्च 1527 को लड़े गए इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस युद्ध में बाबर ने पहली बार नई तकनीक का इस्तेमाल किया। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार बारूदी तोपखानों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते उन्होंने ऐसी आग उगली कि इस पहाड़ पर छेद बन गए। पहाड़ी में छेद के निशान आज भी मौजूद हैं। 490 साल बाद भी ये छेद के निशान यह बताते हैं कि किस तरह की तकनीक रही होगी। और बाबर के इस तकनीक के इस्तेमाल करने से राणा सांगा महज 10 घंटे में ये युद्ध हार गए और 20,000 से अधिक सैनिक खेत हो गए। महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसने तोपखाने का इस्तेमाल किया। आप खानवा में जाएंगे तो खानवा की पहाड़ी पर आज भी उन तोपों के छर्रों के निशान बने हुए हैं जो उस युद्ध की गवाही प्रस्तुत करते हैं। युद्ध में राणा सांगा की आंख में तीर लगने से वो घायल हो गए। उन्हें युद्ध स्थल के बाहर पालकी में ले जाने से सेना में निराशा छा गई। साथ ही कुछ सैनिकों ने पाला बदलकर बाबर से हाथ मिला लिया। युद्ध दोपहर तक चलता रहा। जैसे ही राणा सांगा चोटिल हो गए, घायल हो गए, तो उनको युद्ध क्षेत्र से हटा दिया गया और उनके स्थान पर जो सलहद के राजकुमार झाला अज्जा थे उनको राजकीय चिन्ह धारण करवा दिया गया, जिससे ये जो सेना है उसमें ये भ्रम बना रहे कि अभी राणा सांगा बने हुए हैं। उन्हें वहां से ले जाया गया, परंतु युद्ध का परिणाम तय हो गया क्योंकि बहुत समय तक इस सच को छुपाया नहीं जा सका और सेना में भगदड़ मच गई और सेना का उत्साह बिल्कुल समाप्त हो गया। इसीलिए सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ युद्ध का परिणाम शाम 7:30 बजे बाबर के पक्ष में हो गया। कर्नल टाड ये बताते हैं कि राणा सांगा की भारी और जोश से भरी फौज को देखकर बाबर घबरा गया था। साथ ही बयाना किले में बाबर की सेना की हार हुई थी। इस कारण खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने एक संधि प्रस्ताव राणा सांगा के पास भेजा था, जिसमें लिखा था कि सारी शर्तें राणा सांगा की होंगी जिन्हें बाबर स्वीकार करेगा। साथ ही हर साल कुछ कर भी अदा किया जाएगा। लेकिन तंवरशिलादित्य ने ये संधि नहीं होने दी, इसलिए 16 मार्च 1527 को युद्ध की घोषणा की गई। बाबर ने राजपूती सेना के साहस का बखान किया है। कथन है कि तुर्कों के पैर उखड़ गए थे, पराजय दिखाई दे रही थी, तोपखाने ने आग बरसाई, तब सांगा की जीत हुई और हारी हुई बाजी जीत में बदल गई। फिर भी सांगा और उसके वीर मरते दम तक लड़ते रहे। बाबर के इतिहासकार उस वक्त के बारे में लिखते हैं कि वो लोग मरना मारना तो जानते थे, लेकिन युद्ध करना उन्हें नहीं आता था। जैसा कि बाबर ने अपने आत्मकथा में भी लिखा है कि राजपूती या हिंदुस्तानी जो है वो मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं, जो उसका इवोल्यूशन था हिंदुस्तानी सैनिकों के लिए। कनिंघम लिखता है कि बाबर के पास सेना कम थी, लेकिन दूर तक मार करने वाली बड़ी बड़ी तोपें थी, जबकि राजपूत इससे अनभिज्ञ थे। माना जाता है कि राणा सांगा ने ये लड़ाई काफी हद तक अपने पक्ष में मोड़ ली थी, लेकिन आखिर में बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल किया और लड़ाई का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया। ये जीत बाबर के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि उसने उत्तर भारत के एक वीर शासक को हराया था। खानवा का युद्ध ही था जिसको जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी।
बाबर ने इस युद्ध के बाद अपने आप को गाजी यानी युद्ध विजेता की उपाधि से युद्ध विजेता घोषित किया। इससे पहले बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, लेकिन उसके लिए खानवा की जीत ज्यादा बड़ी थी। असल में इसके बाद ही वो भारत में मुगल राज्य की जड़ें मजबूत करने में सफल रहा और वो सही मायने में दिल्ली का शासक बन पाया। इस युद्ध के बाद बाबर की ताकत का केंद्र काबुल नहीं बल्कि आगरा और दिल्ली हो गया। देवेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।